शुभोदय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो साथियों। आप लगातार एनकेपी पे, चाहे वो दुनियादारी के प्रोग्राम हो या राष्ट्रीय स्तर पे जो राजनीतिक हलचल हो उसके प्रोग्राम है, आप लगातार देख रहे हैं और एनकेपी लगातार इन मुद्दों पे आपको लगातार रूबरू करवाता रहा है। आज के समय में राष्ट्रीय परिदृश्य में अगर हम राजनीतिक पहलू को देखें तो उस पर भी लगातार हलचल जारी है। 2024 के इलेक्शन के बाद केंद्र की राजनीति बदली है और साथ साथ प्रदेश की भी राजनीति बदल रही है। 2024 में बीजेपी और एनडीए के द्वारा एक परसेप्शन दिया गया कि अब की बार 400 पार, 400 नहीं पार हो पाया और जो पिछले दो कार्यकाल थे उसमें बीजेपी के पास एक मेजॉरिटी थी और उसके तहत जो है 2 बार का कार्यकाल चला। लेकिन 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली और पहली बार अलायंस की सरकार 2014 के बाद बनी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ खास मुद्दों पे वो असर्ट रहते थे, उस पर भी उनको अलायंस में जो शामिल दल हैं उनकी बातों को वो सुनना पड़ रहा है और वो मजबूरियां भी सामने दिखती हैं। लेकिन 2024 के चुनाव के बाद जो स्टेट वाइज असेंबली इलेक्शन हुए उस पर भाजपा फिर से असर्ट किया और 2024 के बाद जहां जहां इलेक्शन हुए, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और बिहार, इन राज्यों में झारखंड और जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी स्टेट्स में अकेले बीजेपी सरकार है या बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार है। तो स्टेट वाइज इलेक्शन पे बीजेपी ने फिर से असर्ट किया और जो बिसात आगे बिछ रही है, जो अपकमिंग इलेक्शन है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, आसाम हो, केरला हो और पांडिचेरी का जो इलेक्शन आ रहा है, उस पर भी बीजेपी फ्रंट पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी साउथ की तरफ लगातार अपने पैर मजबूत कर रही है और एक साल बाद राजनीति का केंद्र उत्तर प्रदेश पे भी असेंबली इलेक्शन होंगे। बीजेपी ने अपने जो है अध्यक्ष पद पर एक यंग जनरेशन के व्यक्ति को लाए हैं। बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर नितिन नवीन को उन्होंने फुल फ्लेज राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे वो ले आए हैं और उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की बदलती हुई राजनीति में ओबीसी वर्ग से आने वाले कई बार के सांसद पंकज चौधरी को यहाँ का उत्तर प्रदेश का मुखिया नियुक्त किया है। इस बीच जो और भी राजनीतिक दल हैं बीजेपी को छोड़ के, कांग्रेस और अपोजिशन को, उसको भी हमें देखने की जरूरत है कि किस तरीके से मेन स्ट्रीम की राजनीति में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनके सामने क्या चैलेंजेज हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर आज बात करेंगे। हमारे साथ राहुल वर्मा जी हैं। आपका एनकेपी पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगा कि हम आज जिस शख्सियत से बात कर रहे हैं, उन्होंने बार्कले कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पीएचडी किया है। देश के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च से जुड़े रहे हैं और देश के मेन स्ट्रीम मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक लगातार हस्तक्षेप रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स और दैनिक जागरण में आपके लगातार कॉलम आ रहे हैं और बहुत ही रिमार्केबल बुक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से आइडियोलॉजी एंड आइडेंटिटी ये किताब आई है और सुधा पाई के साथ को एडिटेड बुक दलित इन द न्यू मिलेनियम, ये भी एक रिमार्केबल बुक है। और राहुल जी उत्तर प्रदेश की धरती अंबेडकर नगर से हैं और लखनऊ में रहते हैं। तो राहुल जी, हम शुरुआत करते हैं 2024 से। ठीक है। 2024 के पहले के जो 2 कार्यकाल रहे हैं उस पे भाजपा को, खुद अकेले भाजपा को जो बहुमत की संख्या है वो खुद उसके पास रही है। चुनाव के समय जो है 2 मुद्दे बड़े चर्चा पे रहे हैं। एक, बीजेपी द्वारा ये कहा गया कि अब की बार 400 पार, और एक कोई नई बात नहीं हो, कोई भी स्टेट का इलेक्शन हो, लोकसभा के इलेक्शन पे एक परसेप्शन बनाती है।
अपोजिशन की तरफ से ये चर्चा रही कि अगर ये लोग तीसरी बार सत्ता में आए तो संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे और आरक्षण में बदलाव करेंगे। तो जो 2 बार का जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी वो इस बार 2024 पे नहीं आ पाई जी। इन दोनों इश्यू को अब 2024 में जो रिजल्ट आया इस पे इन दोनों इश्यू का कितना प्रभाव पड़ा और ये कैसे जो है इम्पोर्टेंट किस तरीके से इन दोनों इश्यू की महत्ता रही है। तो पहली बात ये जानना जरूरी है जी कि किसी भी पार्टी का लगातार तीसरी बार सरकार बना लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज भी जब भारतीय जनता पार्टी 240 सांसदों के साथ केंद्र की सत्ता में है तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि उससे जो नेक्स्ट पार्टी है कांग्रेस वो नंबर ऑफ एमपीज और नंबर ऑफ वोट परसेंट में बीजेपी से आधी है। वो 240 है, ये 100 है, उनके 37-38% वोट हैं, कांग्रेस के 20-21% वोट हैं। और जो थर्ड इलेक्शन में सेटबैक लगा उसमें उस सेटबैक के मोमेंट में भी बीजेपी एक्सपैंड करती है, एक नया स्टेट उड़ीसा जीतती है। तो ये मतलब कॉन्टेक्स्ट ध्यान रखना ज़रूरी है और मेरे ख्याल से यही चीज़ ऑपोजिशन नहीं समझ पाया। पर बीजेपी को सेटबैक क्यों लगा उसके लिए हम 6 महीने और पहले चलते हैं। दिसंबर 2023 का जब चुनाव का रिजल्ट आया 3 जगह पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये तीनों राज्य जीतने की उनकी संभावना थी। और खास तौर से जिस तरह से बड़ी जीत हासिल हुई मध्य प्रदेश में, ये भी मुझे नहीं लगता है कि वो जान रहे थे कि मध्य प्रदेश में उनकी स्थिति मजबूत है पर इतनी बड़ी संख्या में जीतेंगे ये उन्होंने नहीं शायद सोचा था। तो दिसंबर 23 में उनको एक अलग ढंग का कॉन्फिडेंस आ गया। इसके लिए अगर आप 5 साल पहले जाएं, दिसंबर 2018 में भारतीय जनता पार्टी ये तीनों राज्य हार गई थी। तो 2019 की तैयारी अलग थी, कॉन्टेक्स्ट भी अलग था। पर आप दिसंबर 2023 में ये 3 राज्य जीत जाते हैं। फिर जनवरी 22 को राम मंदिर का पूजन होता है। तो अगर इस समय आप वापस उस जनवरी के महीने में जाए, जनवरी 2024 में, तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली 300 क्रॉस कर जाएगी। एकदम ऐसी माहौल बनाया गया और उसी माहौल में उन्होंने ये नारा दिया कि हम 400 हमारी एनडीए जीत के आएगी। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कारण उसने एक अलग ढंग का ओवर कॉन्फिडेंस पैदा किया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स में भी। ऐसा कई जगह से खबरों में सुना गया कि जो भारतीय जनता का कोर सपोर्ट वोट था उसने भी सोचा कि मतलब जिस उत्साह के साथ वो 2019 या 2014 में वोट करने कि जीत तो जाएंगे, हमारा सांसद भले ना जीते पर बाकी जगह तो जीत ही रहे। तो वो सबसे बड़ा चीज मेरे ख्याल से एक ओवर कॉन्फिडेंस था। पर एक और चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली 3 राज्यों में बहुत बड़ा झटका खाई और 1-2 राज्यों में छोटा झटका खाई। 3 वो राज्य थे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल। यूपी में अकेले जहां पे उनकी 60-65 सीटें थी वो गिर के 36 के नीचे आ गई। तो 30 सीटों का यहाँ लॉस हुआ। ऐसे ही महाराष्ट्र में लॉस हुआ 15-16 सीटों का और ऐसे ही लॉस हुआ 8 से 9 सीटों का या 10 सीटों का बंगाल में। ये अपने आप में 50 सीटें हो गई। अगर आप 240 प्लस 50 जोड़ते हैं तो फिर वो वापस 300 के नंबर के आसपास होते जहां पे ये था। तो पहला तो ओवर कॉन्फिडेंस था कि जीत रहे हैं। दूसरा लॉन्ग कैंपेन रखा, मतलब मेरे ख्याल से उस ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर एक स्ट्रेटजी ये थी कि हम ऑपोजिशन को थका देंगे। पर उसने क्या करा, उसने एक स्पेस दी कि ऑपोजिशन एक नए नैरेटिव को धीरे धीरे उसे जगह मिलने लगी। उसी ओवर कॉन्फिडेंस में भारतीय जनता पार्टी के शायद कुछ नेताओं ने ऐसी बातें की जहां पे ऑपोजिशन को ये मतलब मुद्दा बनाने में सफलता मिली कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आती है तो शायद इसे ये आरक्षण का बदलाव कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो उस मुद्दे ने थोड़ी जगह कुछ जगह पे अपना पैर जमाए। पर जो मैंने शुरू में कॉन्टेक्स्ट दिया कि ये 240 ध्यान रखना जरूरी है, अभी भी वो सबसे बड़ी पार्टी है, वो इस वजह से कि उन्हें झटका लगा। पर ऐसा नहीं है कि किसी एक मुद्दे ने उन्हें चुनाव हरा दिया।
तो जैसे यूपी की भी अगर हम बात करें तो आरक्षण के मुद्दे में शायद कुछ ओबीसी कम्युनिटीज या कुछ दलित कम्युनिटीज में उनके वोट कम हुए होंगे, पर इस कदर ऐसा कोई एन मास शिफ्ट नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये बात यूपी में थी तो बिहार में क्यों नहीं चली? क्योंकि बिहार में वहां पे तो वापस उसी तरह की संख्या में आए। मध्य प्रदेश बगल का राज्य है, वहां 28 सीटें जीत के आए 29 में से। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो ऑपोजिशन का आरक्षण और कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा मुद्दा था, वो उसी तरह का था जैसे भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का टाइप का था, कि इसने कुछ असर करा, पर उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की अपनी खुद की खामियों ने उसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। नहीं, जैसे आपने कहा कि एक ओवर कॉन्फिडेंस रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस के अलावा भी कुछ फैक्टर रहे होंगे विद इन बीजेपी जो है सर्किल में, जिसकी वजह से एकजुटता नहीं हो पाई। जिस तरीके से ऐसा कहा जा रहा है कि आरएसएस का भी उस तरीके से रोल जो पिछले 2 चुनाव में रहा है, तो पार्टी के लिए जो है उस तरीके से सहभागिता नहीं रही, ऐसा मीडिया के कुछ सेक्शन नहीं। देखिए, पर हमेशा भाई पार्टीज पूरी दुनिया में और इंडिया में भी फैक्शंस की बनी हुई होती है। हर पार्टी में फैक्शंस होते हैं, और ये भारतीय राजनीति में ना जब एनालिसिस होती थी 20 साल पहले और अभी भी चलती है, 2 शब्द बहुत कॉमन होते थे चुनाव एक्सप्लेन करने के लिए। एक, हमेशा सरकार अगर चुनाव हार जाती थी तो एंटी इनकम्बेंसी था, और दूसरा कि आपसी लड़ाई और गुटबाजी के कारण हार गए। ठीक है, तो ये चीजें अब ये सोचना है कि यही भारतीय जनता पार्टी, यही आरएसएस, यही फैक्शंस थे। 19 में कैसे वो फैक्शंस एक साथ काम करते हैं, या फिर जब असेंबली में चुनाव होता है तो हमेशा पार्टियों के अंदर गुटबाजी होती है। पर जब एक क्लियर तरीके से लीडरशिप काम करती है या सब लोगों को साथ में लेके चलने की कोशिश होती है, तो गुटबाजी उतना असर नहीं करती है। तो मेरे ख्याल से इन नतीजों को इस तरह से ना देखा जाए कि गुटबाजी की वजह से हार गए, वो भी एक कारण था। पर ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि आप इन फैक्टर्स पे फिर काम नहीं करते हैं। आपको लगता है हम जीत ही रहे हैं तो ठीक है, 2-4 सीटें इधर उधर होंगी, पर जब आपको लगता है कि अब ये लड़ाई मुश्किल की है, तो फिर जो लीडरशिप होती है वो हर चीज को टाइट करने की कोशिश करती है। तो मेरे ख्याल से इस तरह से मैं इसे समझूंगा। ठीक, बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश बहुत ही क्रूशियल स्टेट रहा है। जी, नरेंद्र मोदी के रिजीम में 2014 से हम 24 के बीच देखें तो जब 2014 में इलेक्शन हुआ तो 70 से ज्यादा सीटें रहीं, 2019 में हो तो 60 से ज्यादा सीटें रहीं, 2024 में 40 से कम सीटें हुई। तो जब चुनाव हो रहा था तो एन मास जो दलित वोटर था यहाँ, उसका जो फर्स्ट चॉइस इस चुनाव में, पहले चुनाव में रहती थी बीएसपी रहती थी, वो इन 2 इशू पे, आरक्षण और संविधान के मसले पे, उसकी चॉइस बीएसपी ना होके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलायंस हुआ। तो ये जो वोट शिफ्टिंग हुआ है दलित का 2024 पे, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से मतलब एन मास शिफ्ट तो मैं अभी भी नहीं मानूंगा कि दलितों का हुआ। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को कई अगर आप सोशल कम्युनिटीज के स्तर पे कहेंगे तो कई कम्युनिटीज में लॉस हुआ। ये चुनाव में हमेशा होता है, जब एक पार्टी जीतती है तो अक्रॉस द कास्ट गेन करती है, और जब एक पार्टी हारती है तो अक्रॉस द कास्ट लूज करती है। वो प्रोपोर्शंस अलग अलग होते हैं। जाहिर सी बात है, जिस कम्युनिटी का आपको 80% मिलता था, आप उसमें अचानक से 10 नहीं आ जाएंगे, 80 से 70 होगा। पर जहां पे आपको 30% मिलता था, वहां पे आप 30 से 15 हो जाएंगे। तो अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे, 30 से 15 होना मतलब आपका वोट आधा हो गया उस कम्युनिटी में। तो अक्रॉस, अगर आप जो भी सर्वे के आंकड़े हैं उसको अगर देखेंगे तो अक्रॉस द कम्युनिटी लॉस है। लॉसेस दलित्स में ज्यादा है, लॉसेस कुछ ओबीसी कम्युनिटीज जैसे कुर्मीज में ज्यादा है। अब ये शिफ्ट का कारण ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ संविधान और आरक्षण के सवाल पे शिफ्ट हुआ। मेरे ख्याल से कुछ ऑपोजिशन पार्टीज, जैसे चुनाव जीतने के लिए ना कई चीजें आपके साथ में होनी चाहिए। चुनाव हारने के लिए 2 गलतियां काफी है, ठीक है, पर चुनाव अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके कई चीजें साथ में। तो मेरे ख्याल से जैसे ये आरक्षण और संविधान का मुद्दा एक ऑपोजिशन के लिए एक अच्छा मुद्दा था। दूसरा, आप ये सोचिए कि यूपी में बीजेपी के पास कोई बड़ा दलित लीडर नहीं है, ठीक है। तो अब आप ये बिहार में कैसे संभाल सकते हैं
क्योंकि बिहार में एनडीए में दो बड़े दलित लीडर हैं, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, जी। राइट। तो लीडरशिप का काम क्या होता है अलग अलग कम्युनिटीज का, कि जब आपके खिलाफ कोई मुद्दे उठ रहे हो तो उनकी प्रेजेंस लोगों को अश्योर करती है कि ये चीजें संभाल लेंगे। अच्छा, मेरे ख्याल से अन्य ऑपोजिशन पार्टियों के मुकाबले समाजवादी पार्टी शायद, और ये हम 27 में और अच्छे से जान पाएंगे, पर अगर आप 24 में उनके कैंडिडेट्स की लिस्ट देखें, उनके आप उनके कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन को देखें, तो समाजवादी पार्टी ने अपना कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया, राइट। तो अब एक मुद्दा भी हो गया, ऑपोजिशन सोशली इंक्लूसिव भी हो रही है, और फिर उसने एक अच्छा अलायंस अरिथमेटिक बनाने की कोशिश करी। कांग्रेस भी है और एक दो छोटी छोटी पार्टियों के साथ अंडरस्टैंडिंग भी करी, भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस में भी है, तो कई चीजें साथ में आ गई जिसकी वजह से यहाँ पे ऑपोजिशन को फायदा हुआ। जी। 2024 की लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस का भी परफॉर्मेंस ठीक रहा है, हाँ, इन कंपैरिजन टू 2014 और 2019। 50 से 100 के करीब पहुंच गए। हाँ, तो वो मोमेंटम 2024 से अभी तक वो मोमेंटम को कैसे देखते हैं? वो इंक्रीज हुआ है कि वो फिर से उसी पोजीशन पे पहुंच गया है? तो मैंने 2024 में एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के लिए एक आर्टिकल, मतलब वो स्पेशल इशू था 2024 में, उसमें एक पेपर है मेरा कांग्रेस के परफॉर्मेंस पे। जी। तो जैसे अभी मैंने पहले क्वेश्चन के आंसर में आपको कहा कि बीजेपी इन इट्स मोमेंट ऑफ सेटबैक एक्सपेंडेड, कांग्रेस इन इट्स मोमेंट ऑफ, जिसको आप कहेंगे कि अच्छा परफॉर्मेंस था, उसमें एक्चुअली श्रिंक हो गई। पहली बार कांग्रेस मेरे ख्याल से 350 से कम सीटें लड़ रही थी, पहली बार। हाँ, ठीक है, तो मतलब आपने, कांग्रेस ने ये मान लिया है कि 200 से 250 सीटें उसके बस की नहीं है। हाँ। अगर आप 350 सीटें लड़ते हैं तो आप सरकार तो अकेले के दम पे नहीं बना सकते। ये बात सही है कि 50 से आपका सीटें 100 हो गई और जिन जगहों पे लड़े आपकी संख्या बढ़ गई, पर कांग्रेस का परफॉर्मेंस एक्चुअली ज्यादातर उन्हीं जगहों पे अच्छा रहा जहां उसके पास एक अच्छे अलायंस पार्टनर थे, जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी। कांग्रेस अपने दम पे जिस तरह से उससे प्रदर्शन की उम्मीद थी कर्नाटका जैसे राज्य में, वहां नहीं कर पाई। तो पर ये कहना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने 2024 में अच्छा नहीं करा, जिस पोजीशन में होते, अगर हम दिसंबर 2023 सोचे तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा करा, और उसके कई कारण थे। पर 2023 जो ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी में था 2024 से पहले, वही ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस में आ गया मेरे ख्याल से, और बीजेपी ने शायद अपने मिस्टेक से सीखा और कुछ नई चीजें इंप्लीमेंट करी, अच्छी बुरी जो भी है, उसका उन्हें रिजल्ट मिला। पर आप 24 के बाद से अगर आप 25 ये पिछले जो 1.5 साल देखेंगे, कांग्रेस किसी भी राज्य में चुनाव नहीं जीती है। इनफैक्ट मतलब दो जो ऑपोजिशन स्टेट्स आए, झारखंड और जम्मू कश्मीर, दोनों जगह पे कांग्रेस एक जूनियर पार्टनर है। वहां पे जेएमएम का परफॉर्मेंस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से वो सरकार में है। तो कांग्रेस ने जो एक अपने लिए स्थान बनाने की कोशिश की थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद जो इनका परफॉर्मेंस था, मेरे ख्याल से उस चीज को उन्होंने दोबारा उस मोमेंटम को लूज कर दिया है। जी, ये बात आप सही कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद जो भी स्टेट इलेक्शन हुए, उसमें झारखंड और जम्मू कश्मीर के अलावा हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार, तो इस पे आप जो है बिहार में एक अलायंस की गवर्नमेंट बनी, तो ये आपका जो है कमबैक किया बीजेपी ने और फुल मेजॉरिटी के साथ। इस पे से महाराष्ट्र का चुनाव बड़ा क्रूशियल चुनाव था। महाराष्ट्र में जिस तरीके से एग्जिट पोल के सर्वे आ रहे थे कि वहां पे बेहतर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस प्लस जो है, हरियाणा में भी ये था कि जो है बढ़िया करेगी, लेकिन कांग्रेस लगातार जो है डिक्रीज होती जा रही है और बीजेपी लगातार जो है अपने को जो भी उसके गलतियां हैं उसको सुधार रही हैं। तो अब इस पे एक सवाल ये उभरता है कि कांग्रेस पे प्रॉब्लम, मतलब ये मोदी रिजीम के बाद ये चीजें शुरू हुई है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनल में प्रॉब्लम है, या लीडरशिप का एक सवाल बार बार आता है कि भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो है वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, लेकिन जो डिसाइडिंग फैक्टर है उस पे गांधी फैमिली है।
तो ये परफॉर्मेंस जो है कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, और जैसे ही 2024 के इलेक्शन के बाद चीजें होती है वो फिर से उसी पोजीशन में चली जाती है। तो इसे कैसे देखते हैं? तो कांग्रेस का प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। Yes. अगर आप ऐसे ना एक्स एक्सिस पे टाइम का पैमाना रखें 1952 से लेकर 2025 और वाई एक्सिस पे कांग्रेस का वोट शेयर करें तो ये ग्राफ ऐसे है। तो ऐसा नहीं है कि जो कुछ हो रहा है कांग्रेस के साथ 10 साल से हो रहा है। मतलब आप कांग्रेस 1989 के बाद से या 1991 के बाद से कभी उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 84 was the last time when कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सत्ता में थी, और वो भी शायद इंदिरा गांधी के हत्या के बाद जो शोक लहर पैदा हुई थी उसकी वजह से। आफ्टर 89 तो कांग्रेस पार्टी कभी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई नहीं। दूसरा, वो लगातार एक से एक राज्य खोती जा रही है। मतलब 89 के बाद यूपी में सरकार में नहीं आए, बिहार में नहीं आए, उससे पहले उनसे बंगाल चला गया, तमिलनाडु चला गया। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, और एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तीनों जगह पे है। आइडियोलॉजी में है, ऑर्गेनाइजेशन में है, और लीडरशिप में है। तो इसे हम मतलब इसे राहुल गांधी की समस्या बता देने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि लाइक अगर आज ये पूछा जाए कि कांग्रेस आइडियोलॉजिकली कहाँ खड़ी होती है, तो एक समस्या होती है कि कभी मतलब आज जैसे कांग्रेस बहुत सेंटर लेफ्ट की तरफ जाती जा रही है। कुछ ऐसे मुद्दों पे कांग्रेस अपने रुख अख्तियार कर रही है जिसपे उसका पहले कुछ दूसरा स्टैंड होता था। वो सही स्टैंड है या गलत स्टैंड है मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ, पर आइडियोलॉजिकल थोड़ा कोहेरेंस कम है, शायद अभी दिख रहा है, पर पार्टी ऑर्गेनाइजेशनली वीक हो गई। अब अगर आपका मैसेज क्लियर नहीं है, आपके पास एक मशीन नहीं है जो मैसेज ले जा सके, और आपके पास एक ऐसा फेस नहीं है जो कि क्रेडिबिलिटी प्रदान कर सके मैसेज को, तो ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। तो आप इस तरह से सोचिए कि कांग्रेस पार्टी मतलब ये जो एलपीजी रिफॉर्म्स हम 1991 के बाद करते हैं जिसमें आया था, जब वो 2004 में सत्ता में आए तो कांग्रेस जीत के नहीं आई थी, वो तो बीजेपी हार गई थी। ठीक है, 2009 में जब कांग्रेस बड़े संख्या में 206 सीटें जीत के आई थी, तब भी कांग्रेस का वोट प्रतिशत जो है वो आधे % बढ़ा था। ठीक है, तो कांग्रेस के वोट्स में वो लगातार सिकुड़ती जा रही है इस तरह से। तो ये जो समस्या है वो स्ट्रक्चरल समस्या है, और इसीलिए स्ट्रक्चरल समस्या से निपटने के लिए आपको एक सीरियस ओवरहॉल की जरूरत है। वो समय समय पे कोशिश होती है। इनफैक्ट राहुल गांधी ने भी लाइक मेरे ख्याल से जब वो पहली बार एमपी बने थे और उनकी पार्टी सरकार में थी, तो उन्होंने कहा था कि हम पार्टी के अंदर प्राइमरीज कराएंगे। फिर वो अमन के सिपाही करके कुछ उन्होंने चलाया था। फिर वो कई जगह पे अचानक से, जैसे यूपी में वो भट्टा परसौल का केस था, स्कूटर पे बैठ के जाना। तो स्पर्ट्स ऑफ चीजें दिखती हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा करी, ये परफॉर्मेंस, और फिर ऐसा लगता है कि लॉन्ग गैप हो जाता है जिसमें पार्टी कुछ नहीं कर रही है। तो हो क्या रहा है कि कांग्रेस, जब आपका आइडियोलॉजी क्लियर नहीं होता है तो आपके अंदर ज्यादातर जो लीडर्स होते हैं वो इस वजह से आपके साथ होते हैं क्योंकि आप पार्टी ऑफ पावर हो, और जब आप पावर खो देते हो तो उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है आपके पास रहने का। तो कांग्रेस में आप पिछले 10 सालों में हम क्या देख रहे हैं, 15 सालों में बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस के जमाने में मिनिस्टर्स थे, चीफ मिनिस्टर्स थे, वो आपको छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं दिखता है कि कांग्रेस पार्टी का सत्ता में कोई भविष्य है, या एटलीस्ट उनके राज्य में नहीं है, तो वो अपनी जमीन तलाशने के लिए दूसरे राज्य में, दूसरी पार्टी में। 2024 के लोकसभा के इलेक्शन के बाद सबसे इंटरेस्टिंग इलेक्शन बिहार विधानसभा का चुनाव रहा जी। बिहार में जो वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, पिछले 20 साल से ज्यादा समय से मुख्यमंत्री हैं वहां पे। और चुनाव के पहले ये परसेप्शन था लोगों के बीच कि अब शायद जो है नीतीश कुमार रिपीट नहीं करेंगे और उनकी पार्टी जो है सबसे बुरे स्तर पे जाएगी। लेकिन चुनाव हुआ, चुनाव के बाद नीतीश जी ने कमबैक किया बहुत शानदार तरीके से, किसी को कोई उम्मीद नहीं लग रही थी। और वहां पे हालांकि बीजेपी को उनसे ज्यादा सीटें मिली, लेकिन पिछले चुनाव में जहां पे 50 से भी कम सीटें थी, इस बार 80 से ज्यादा जो है नीतीश कुमार जी को सीटें मिली। नीतीश कुमार जी इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन की जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें भी एक बड़े फिगर है। जैसे कि हम ये देखें कि जब
आरजेडी और नीतीश जी का जो है अलायंस था, वहाँ बिहार में सरकार थी, तो उस समय इंडिया गठबंधन का जो एक रूपरेखा खींची थी, बेसिकली वो नीतीश कुमार जी का ही ब्रेन चाइल्ड था। नीतीश जी ने एक ब्रेन चाइल्ड अपना तैयार किया, इंडिया गठबंधन। आखिर वो कौन सी वजहें रही कि वो कामयाब नहीं हो पाया? क्योंकि अगर वो चीज होती तो शायद जो है नेशनल पॉलिटिक्स का सिनेरियो कुछ और होता, और उस पे से कौन कौन से फैक्टर रहे जिसकी वजह से वो वापस आए और फिर वो एनडीए के पार्ट बने और ये मुख्यमंत्री बन गए। उस समय ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि नेशनल फिगर के रूप में जो है नीतीश जी जाएं, तो वो उस समय क्या क्या कारण रहे होंगे कि जिस वजह से इस तरीके की चीजें हुई। मतलब तो दो अलग अलग सवाल हो गए कि बिहार में क्यों वो जीते और इंडिया गठबंधन। तो मेरे ख्याल से मेरा अपना मानना है कि नीतीश कुमार को लगातार पिछले 10 सालों में या 15 सालों में 2013 के बाद से ही दोनों तरफ से अंडरकट करने की कोशिश की गई। इस उनके बारे में जो ये पलटू राम और ये इधर से उधर भागते हैं, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें लिखा था कि नीतीश कुमार इज द मीडियन ऑफ बिहार पॉलिटिक्स। मतलब वो जिधर रहेंगे वो तब पल्ला भारी हो जाएगा। तो अब पर दोनों तरफ से उन्हें अंडरकट करने की कोशिश करी। जब 2015 में वो आरजेडी के साथ चुनाव जीत के मुख्यमंत्री बने, तो बीच में खबरें चली 16-17 के आसपास कि लालू यादव सुपर सीएम की तरह एक्ट कर रहे हैं और कोशिश ये हो रही है कि जेडीयू के कुछ लेजिस्लेचर्स तोड़ लिए जाए और फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और वही मेरे ख्याल से उन्होंने भांप लिया होगा और वो 17 में भारतीय जनता पार्टी के पास साथ आ गए और दोबारा से उन्होंने सरकार बनाई। फिर 20 का चुनाव हुआ। 20 के चुनाव के बाद आप देखेंगे कि बीजेपी ने 20 के चुनाव में उन्हें अंडरकट करने की कोशिश करी। एक क्राइसिस क्रिएट की गई चिराग पासवान की वजह से कि नीतीश को अंडरकट किया जाए और जिससे कि बीजेपी एक बिगर पार्टी के रूप में इमर्ज करे, वो मुख्यमंत्री बने। मतलब किसी तरह से चुनाव जीत के एनडीए सत्ता में आई थी। और अगर आप 2020 के चुनावी आंकड़े का विश्लेषण करें तो आप 3 फेजेस में चुनाव था। फर्स्ट फेज में एक्चुअली एनडीए लूज करती है, सेकंड फेज में वो महागठबंधन के बराबर आती है और थर्ड फेज में लीड करती है। और अगर आप उस समय के अखबार उठा के देखें तो फर्स्ट फेज तक ये कंफ्यूजन जारी था कि चुनाव के बाद एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये सेकंड फेज के आसपास ही शुरू हुआ कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने कहना शुरू करा कि कुछ भी हो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। वो कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी था। जब वहां अंडरकट हो रहे थे तो वो वापस भाग के उन्होंने पार्टी बदली और फिर इंडिया गठबंधन उन्होंने बनाने की कोशिश करी। मतलब आप देखेंगे कि जब वो आरजेडी के साथ सरकार में थे, उन्होंने कास्ट सेंसस करवाया, उसको लेकर ज्ञापन दिया। अब अंदर खाने में क्या कारण थे? क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती है कि नीतीश कुमार को क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया, ये कारण था। पर मेरे ख्याल से कई कारण रहे होंगे। हो सकता है उनकी एम्बिशन रही हो, मैं नहीं जानता कि इस एम्बिशन की वजह से गए। कोई भी नेता पहले तो ये आकलन करेगा कि हमें पार्टी जीत भी सकती है या नहीं। अच्छा, जीत जाएगी तो हमारे कितने सांसद आएंगे? अब वो 40 सांसद उनके राज्य से आते हैं, शायद वो 20 सीटें लड़ते, शायद उसमें से 15 सीटें वो जीत के आते। तो 15 सीटों वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद की मांग तो नहीं करता, पर उनके बारे में ये धारणा बनाई गई। मेरे ख्याल से कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी आए और हो सकता है कि पर्सनल, मतलब अब वो एक इतने बड़े नेता हैं, 15 से 20 सालों तक वो मुख्यमंत्री रहे। अगर उनकी बातों को तवज्जो नहीं दी जाएगी तो वो क्यों ऐसी गठबंधन का हिस्सा रहना चाहेंगे जिसमें जीतने की भी संभावनाएं कम हो। तो मेरे ख्याल से ये सब चीजें रही। अब बिहार चुनाव देखिए, ये परसेप्शंस कैसे बनाए जाते हैं, क्या किया जाता है, बट बहुत ही सिंपल ढंग से इलेक्शंस को कई बार सोचना चाहिए। चुनाव शुरू होने से पहले भी एनडीए बड़ा ग्रुप था, ठीक है, क्योंकि आप अगर जस्ट सोशली सोचें, जो कोर बेस है
अगर आरजेडी का कोर बेस यादव और मुस्लिम, क्योंकि हम जातियों में ही सिर्फ चुनाव सोच पाते हैं, उसका जो नंबर है, अगर आप इसे सोचे अपर कास्ट, मिडिल ओबीसी और दलित कास्ट, क्योंकि चिराग पासवान इधर, सोशली ये स्ट्रॉन्गर कोलिशन है टू बिगिन विथ। सेकंड, आप एक तरफ मोदी और नीतीश कुमार को रखें लीडरशिप एक्सपीरियंस में, पार्टी एक्सपीरियंस में और गवर्नेंस एक्सपीरियंस में, और दूसरी तरफ आप रखें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, तो लीडरशिप एक्सपीरियंस भी भारी है, ज्यादा चुनाव लड़े हैं, ज्यादा चुनाव जीते हैं, ज्यादा बार सरकार में रहे हैं। तीसरा, आई थिंक 2020 में तो मैं कहूंगा कि नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी थी। 2025 में एक माहौल क्रिएट हुआ, अब ये नीतीश ने खुद किया, पॉलिटिशियन ये खुद भी कर सकते हैं, कि ये शायद उनका आखिरी चुनाव। तो एक इमोशनल कनेक्ट हुआ कि इन्होंने बिहार के लिए कुछ किया है, नाउ वी नीड टू डू समथिंग फॉर हिम। तो एक तरह से इनका फेयरवेल इलेक्शन हो गया। फिर वो 10,000 रुपीज का जो कैश ट्रांसफर हुआ वो भी। तो आई थिंक अगर ये सब 4-5 मुद्दे आप देखेंगे तो हर चीज में एनडीए महागठबंधन से 1-2 कदम आगे था, और शायद इसी वजह से वो नतीजे आए।